इस समय की बड़ी खबर, कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तमाम जो मंत्रीगण हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रायपुर पहुंचने वाले हैं बस्तर ओलंपिक का समापन करने के लिए। यहां पर अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें तमाम लोगों का इंतजार वहां पर चल रहा है। तो आपको बता दें कुछ ही देर में यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रीगण जो हैं वो मौजूद हैं और इस समय उनका इंतजार हो रहा है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कल बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जिसमें नक्सल जो पुनर्वास के तहत जिन्होंने आत्मसमर्पण किए हैं उसमें इनके चर्चा भी शामिल है। आपको बता दें तो परिचर्चा में शामिल होने के अलावा वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। बस्तर ओलंपिक का जो समापन है उसमें जाएंगे। यहां से सीधे वे मेफेयर रिसोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कुछ ही देर में वहां पर बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। तमाम तैयारियां स्वागत की एयरपोर्ट पर उस समय यहां पर मौजूद है और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रीगण जो हैं वहां पर मौजूद है। एयरपोर्ट से सीधे मेफेयर रिसोर्ट जाएंगे जहां पर वे रात्रि विश्राम के पश्चात कल उन्हें बस्तर जो है ओलंपिक समारोह में के समापन में शिरकत करने हैं। साथ ही साथ वहां पर पुनर्वास नीति के तहत एक परिचर्चा भी है जिसमें वो कई लोगों से वहां पर चर्चा करेंगे जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है और कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। तो इस समय इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जहां जो कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन वहां पर मौजूद है एयरपोर्ट में। हसन, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से बस्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर जो अभियान चला और जो सफलता मिली है, अप्रत्याशित सफलता जो पिछले 4.5 दशकों में नहीं हो पाया, वो जो है वो हमको सफलता मिली है ऐसे समय में जबकि हम देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य जो मध्य प्रदेश है उसे पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। इसके अलावा धुर नक्सल प्रभावित जो जिला माना जाता है दंतेवाड़ा, उसे भी नक्सल मुक्त घोषित करने की तैयारी है। कांकेर जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो नक्सली मुठभेड़ इस समय हुई है, उसे नक्सल मुक्त करने की तैयारी है। ऐसे समय में केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह का बस्तर दौरा कितना मायने रखता है? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग नजरिए से देखा जाए तो 2 माह के भीतर ये इनका तीसरा दौरा है और इस साल का देखें तो ये इस साल का 6वां दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का है। ऐसे में नक्सलवाद को लेकर के लगातार निर्णायक लड़ाई जो है वो सरकार लड़ते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि मार्च 2026 ये वो तारीख है न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने की अंतिम तारीख जो है वो रखी गई है। ऐसे में लगातार जवानों के द्वारा ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बस्तर जो कि घंघोर नक्सली क्षेत्र हुआ करता था, एक समय जब वहां पर सड़क नहीं हुआ करती थी, स्कूलें नहीं हुआ करती थी, आज वहां पर जवानों के जगह जगह पर कैंप लग गए हैं। लोग वहां पर आराम से आना जाना कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बस्तर में टूरिज्म भी जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सेना के जवान जो है लगातार जो जवान है वो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अब तक अगर आंकड़ों की बात करूं तो 500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है जो कि करोड़ों के इनामी नक्सली थे। साथ ही साथ जो नक्सलियों ने हथियार नहीं डाले ऐसे नक्सलियों को मार गिराने का काम भी हमारे जवानों ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर के रणनीति तैयार कर रहे हैं।
चाहे वो सीआरपीएफ के जवानों के साथ हो या अलग अलग बटालियन के जवानों के साथ हो। अब इस बार जो दौरा है वो बेहद ही खास है, क्योंकि बस्तर में जब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में अब वहां पर बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर खास बात यह जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ऐसे नक्सली भी जो है वो इस बस्तर ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। तो वो नक्सली जो एक समय पर लाल आतंक के नाम से जाने जाते थे, आज वो वापस मुख्य धारा से जुड़े हैं और स्पोर्ट्स में यानी कि बस्तर ओलंपिक्स में जो है वो अपनी कला कहीं ना कहीं दिखाएंगे। साथ ही अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इसके समापन में शामिल होने के लिए रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रायपुर एयरपोर्ट के जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक 9:35 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रायपुर पहुंचना था, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत उनका जो विमान है दिल्ली से वो आधा घंटा पहले ही टेक ऑफ किया है। यानी कि अभी फिलहाल 9:05 के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो विमान है वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है, क्योंकि आधा घंटा पहले जो है वो दिल्ली से टेक ऑफ हुआ था तय सीमा से पहले। यानी कि 9:05 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और उसके ठीक बाद में यहां से सीधे मेफेयर होटल के लिए रवाना होंगे, जहां पर वे रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही एयरपोर्ट पर इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के साथ साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी लोग पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो एयरपोर्ट पर करेंगे और यहां से वे सीधे निकलेंगे मेफेयर में आराम करेंगे, आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक वो यहां पर एक सार्थक चर्चा होगी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के साथ। उसके बाद लगभग 12:30 के आसपास विशेष सेना के हेलीकॉप्टर से वे रायपुर से सीधे जगदलपुर के लिए मुख्यमंत्री के साथ रवाना होंगे और वहां पर बस्तर ओलंपिक्स के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। हसन, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, एक समय था जो आपने कही ना कि जिन जो लाल आतंक के पर्याय माने जाते थे, अब वो जो है मुख्य धारा में शामिल होकर न केवल खेल में, सांस्कृतिक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में शामिल हो रहे हैं। एक समय था जब बस्तर कोई केंद्रीय मंत्री आता था या फिर स्थानीय अगर कोई मंत्री वहां पे जाता था, चाहे हम बात कर लें झीरम की बात कर लें, चाहे हम बात करें दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की बात कर लें, ऐसे कोई भी नेता जो है बस्तर जाने से जो है उनकी रूह कांपती थी कि बस्तर जाएंगे और कहीं न कहीं उन पर हमला जो है निश्चित है। ऐसे समय में जैसे कि आपने बताया कि छठी बार केंद्रीय गृह मंत्री खुद अमित शाह वहां पर जा रहे हैं, ये कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं बस्तर के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के लिहाज से, कि जिस बस्तर को लाल आतंक का पर्याय माना जाता था, कोई भी वीआईपी, कोई भी राजनेता वहां पर जाने से पहले 10 बार सोचता था कि हम वहां पर जाएं और हम पे हमला होना सुनिश्चित है। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद छठी बार वहां पर जा रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव है सुरक्षा के लिहाज से, आतंक से मुक्ति के लिहाज से। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की दृष्टि से अगर बात करें तो जो 25 साल छत्तीसगढ़ को आज हुए हैं, इस 25 साल में न केवल नक्सलवाद की वजह से वहां के आदिवासी परेशान रहे बल्कि स्थानीय लोग भी परेशान है। बस्तर को की बात करें तो बस्तर मिनरल्स के मामले में काफी ज्यादा रिच है, यानी कि वहां पर एक से बढ़कर एक, चाहे कोयले की बात करें, लाइमस्टोन जैसे कीमती पत्थरों की बात करें, खदानों की बात करें, तो काफी मिनरल्स के मामले में रिच है बस्तर। ऐसे में नक्सलवाद की वजह से वहां पर विकास नहीं हो पाता था, आदिवासी काफी ज्यादा पिछड़े हुआ करते थे, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते थे, बिजली वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, स्कूलें वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, शिक्षा नहीं पहुंच पाता था। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो परेशानी दिखाया करते थे। अब बस्तर जो था काफी पिछड़ा हुआ था, अब की जो तस्वीर है वो काफी बदली हुई दिखाई देती है। वहां के अब आदिवासियों के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जहां तक मंत्रियों की बात है तो एक समय था कि जब वहां पर वीआईपी कारकेट जाया भी करते थे तो उसके ऊपर काफी सुरक्षा कारणों के चलते लोगों में डर रहता था, साथ ही कड़ी सुरक्षा के इंतजाम होते थे, लेकिन फिर भी लोगों को डर रहता था। जिस प्रकार से झीरम की घटना हुई उसके बाद से तो कोई भी नेता बस्तर जाने से डरा करता था, लेकिन अब जो तस्वीर है वो बदल गई है, क्योंकि नक्सलवाद पर लगातार सरकार जो वो प्रहार कर रही है और यही नतीजा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री हो, कोई विधायक हो या कोई मंत्री हो, वो खुद, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो जो नक्सलियों को मार गिराने के लिए कैंप लगाए गए वहां तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही आपको बड़ा बदलाव हसन हमारे बता रहे हैं कि बड़ा बदलाव है कि जिन सड़कों पर राजनेता जाने से घबराते थे उन सड़कों पर अब ये बेखौफ जा रहे हैं। जो बच्चे वहां पर जो मुख्य धारा से भटक कर जिस तरह से हथियार थाम कर जो है केवल और केवल हिंसा की सोचते थे, आज वो न केवल खेल, सांस्कृतिक, रचनात्मक कार्यों में भाग ले रहे हैं। एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ के लिहाज से, नक्सल आतंक के लिहाज से, लाल आतंक के लिहाज से जो पिछले 5 दशकों में नहीं हो पाया वो पिछले 2 साल में जो हुआ है। और डेडलाइन की जो बात करते हैं हसन हमारे सहयोगी कि डेडलाइन जो 2026 है वो बड़ा मायने रखता है। 2026 से पहले जिस तरह से नक्सलवाद का खात्मा होता दिख रहा है,
दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा, कांकेर, इसके अलावा बालाघाट जो सीमावर्ती इलाके हैं वे अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती आंतरिक सुरक्षा के लिए, आंतरिक हमारी रक्षा के लिए। बहुत शुक्रिया हसन, आपकी पूरी जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बात करते हैं अगर अन्य खबरों की। इंडिगो एयरलाइंस की बात करते हैं। लगातार फ्लाइट की बढ़ती परेशानी से कैंसिलेशन ने अर्थव्यवस्था पर इंडिगो के सीधा असर डाला है। फ्लाइट रद्द होने से न केवल उद्योग बल्कि पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट सेक्टर को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले 10 दिनों में अगर हम बात करें एक अनुमान की, तो जो सीटीआई का अनुमान कहता है कि दिल्ली के ही उद्योगों को करीबन 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। व्यापार पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। होटल, बैंक्वेट, रिसोर्ट की बुकिंग्स में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। फ्लाइट कैंसिलेशन का सीधा असर छुट्टियों में होटल की बुकिंग्स और टूर पैकेजों पर भी दिख रहा है। उड़ानें रद्द होने की वजह से राजस्थान से जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर समेत जो पूरी तरह अन्य जो इलाके हैं जहां जहां भी जो पर्यटन की बेहद जो है फैसिलिटीज रहती है, वो तमाम जगह में बेहद जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है इस कारोबार को। आपको बता दें कश्मीर में, गोवा में और खासतौर पर ऐसे समय में जब 10 दिसंबर से 5 जनवरी तक के जो सीजन है उसे जो है पर्यटन का माना जाता है, क्योंकि इसी सीजन में, इसी अंतराल में न्यू ईयर, क्रिसमस, ये तमाम जो सेलिब्रेशन होते हैं और कई जगह ऐसे होते हैं। जैसे गोवा की बात कर ले, कश्मीर में इस समय बर्फबारी देखने के लिए हजारों पर्यटक जुटते थे। इसके अलावा जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर में जो है हजारों पर्यटक इस समय आते थे। ये तमाम जगह पे इस समय सन्नाटा दिखाई दे रहा है। 60 से 70% पर्यटकों की कटौती हुई है। होटल्स खाली पड़े हैं, बुकिंग्स रद्द होती जा रही है। ये तमाम जो है वहाँ पर एक बड़ी नुकसान का जो है वो वहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है। आपको बताएं, भारत की अगर जीडीपी की बात करें, टूरिज्म विभाग का लगभग 12% योगदान होता है और ये इसको पीक सीजन माना जाता है, क्योंकि क्रिसमस, न्यू ईयर, ठंड, विंटर, ये तमाम जो है एंजॉय करने के लिए लोग इस समय पर्यटन स्थलों पर निकलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि केवल दिल्ली में ही 1000 करोड़ का नुकसान चेंबर ऑफ कॉमर्स का, अगर हम उसके आंकड़ों को देखें तो चेंबर ऑफ कॉमर्स का अंदाजा है कि केवल और केवल दिल्ली को ही 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चूंकि दिल्ली से हर दिन जो एक अंदाजा है, जो आंकड़ा है कि 1.5 लाख यात्री यहाँ से फ्लाई करते हैं अलग अलग जगहों के लिए। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। राजस्थान में हर साल 25 लाख पर्यटक आते हैं, जिसमें करीबन 23 लाख देसी पर्यटक और 2.5 लाख के आसपास विदेशी पर्यटक आते हैं। लेकिन इस बार केवल 30% ही पर्यटक पहुंच पाए हैं इन फ्लाइटों की कैंसिलेशन की वजह से। पूरा देश इंडिगो की लापरवाही का इस समय नतीजा भुगत रहा है। एक लापरवाही पूरे देश को भारी पड़ रही है। आपको बता दें, जिस तरह से ट्रेड और टूरिज्म को नुकसान पहुंचा है हजारों करोड़ का, कश्मीर, गोवा, केरल, सिक्किम, इसके अलावा जयपुर, राजस्थान और साथ ही साथ गोवा और दिल्ली, इन तमाम जगहों पर इस समय दिसंबर से जनवरी तक का लेकर जो है वो पर्यटकों का हुजूम रहता था। लेकिन फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से ये हुजूम अब सन्नाटे में बदल गया है। आपको बताएं कि न केवल वहाँ पर जो लोकल जो टैक्सी होते हैं, जो ट्रेवल्स होते हैं, होटल कारोबारी होते हैं, इसके अलावा जो लोकल तमाम जो फुटबॉल होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन सभी को इस समय जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिगो संकट का पर्यटन विभाग पर, जो पर्यटन जो उद्योग है, उसको कितना हो पड़ा है। उससे जो जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे होटल की बात कर लें, टूर एंड ट्रेवल्स की बात कर लें, छोटे छोटे जो व्यापारी जो पर्यटकों के लिए सामान बेचते हैं उनकी बात कर लें, उनकी वजह से देखिए कितना नुकसान हुआ है। ये आपको आंकड़ों में समझाने की हम कोशिश करते हैं। ये इंडिगो के संकट की वजह से ही केवल और केवल अब एक अंदाजा जो लगाया गया है कि 5000 फ्लाइटें पिछले 10 दिनों में कैंसिल हुई है इंडिगो की। उसकी वजह से केवल और केवल दिल्ली, जहां पर आके पर्यटक स्टे करते हैं, एक सेंटर माना जाता है, वहां जाते 1000 करोड़ का नुकसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अंदाजा है। केवल दिल्ली के पर्यटन उद्योग को 1000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। तमाम होटल से बुकिंग कैंसिल हो गई है। वहाँ पर जो तमाम जो टूर एंड ट्रेवल्स की जो बुकिंग वो कैंसिल हो चुकी है। शादियाँ जो लोग कर रहे थे, कई जगह पे ऐसी स्थिति आई है जब लोग बारात का इंतजार करते रहे, दूल्हा दुल्हन का इंतजार करते रहे और वो पहुंचे ही नहीं क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए उन्होंने भी शादी कैंसिल कर दी। ये तमाम और ख़ास तौर पर क्योंकि 25 दिसंबर क्रिसमस है, इसके बाद 31 और 1 तारीख को एक नए न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होना है। तो इन तमाम जगहों पर गोवा, राजस्थान, केरल, शिमला, आगरा, कश्मीर,
इन तमाम जगहों पर ये सेलिब्रेशन होते हैं और वो तमाम जगह इस समय खाली पड़े हैं। होटल्स की बुकिंग रद्द कर दी गई है, प्री वेडिंग जो डेस्टिनेशन है वो रद्द कर दी गई है, बैंक्वेट हॉल जो है उनकी बुकिंग थी वो रद्द कर दिए गए हैं। ये तमाम जगह पे ये स्थिति हुई है कि दूल्हा दुल्हन और परिवार पहुंच ही नहीं पाए फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से, और शादी उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। ये तमाम स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर चूंकि क्रिसमस, न्यू ईयर और ये तमाम जो सेलिब्रेशन के मौके होते हैं वो इसी दौरान होते हैं। तो समझ सकते हैं अब कितना बड़ा नुकसान। न केवल अब देखिए जीडीपी की बात करें, नुकसान की अगर हम बात कर ले, हर साल पर्यटन विभाग का योगदान जो हमारे देश की कुल जीडीपी होती है 12% का उसका योगदान होता है। और समझ सकते हैं इस समय ये जीडीपी का जो है भरपाई कैसे हो सकती है अगर 12%। राजस्थान के, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, राजस्थान में अकेले 25 लाख पर्यटक, 23 लाख देश से और करीबन 2.5 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। वो पर्यटक नहीं देखे हैं अभी तक, वहाँ पर हलचल जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। गलियां वहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो सूने पड़े हुए हैं। कश्मीर और गोवा में एक अंदाजा है हर साल इस सीजन में 40 लाख पर्यटक आते थे, वो तमाम जगह अभी खाली पड़े हुए हैं। होटल्स में बुकिंग जो प्री बुकिंग थी वो भी कैंसिल हो गई है, नई बुकिंग की तो बात ही छोड़िए। और केवल होटल नहीं, उससे जुड़े हुए जो पर्यटन चाहे टूर एंड ट्रेवल्स की बात कर लें, छोटे व्यापारियों की बात कर लें, वहाँ पर जो उद्योग, जो छोटे छोटे बाजार लगते हैं, कपड़ों का बाजार है, और जो खास तौर पर जो ये विदेशी पर्यटक ये सोचते हैं जो कि ये भारत की खासियत है, उन जगह पर जो है वो जो हमें खरीदारी करनी है, वो तमाम जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें भी लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए, केवल और केवल होटल व्यवसाय या फ्लाइट या उसको नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हुई तमाम जो हैं उन सभी को हजारों करोड़ का नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। और ये नुकसान भारत को, देश को अपने आर्थिक रूप में जीडीपी में भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि 12% का योगदान जीडीपी में पर्यटन उद्योग का होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर होटल कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और कोरबा के दीपका थाने में 420 का मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बताएं, पीड़ित महेंद्र सिंह ने 27 लाख की ठगी का आरोप लगाया था। कोर्ट में पेश नहीं होने पर यह गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आप बता दें दीपक टंडन कौन है। दीपक टंडन वो है जो इन दिनों सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। कारण, डीएसपी कल्पना वर्मा पर उसने रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी का दावा है कि डीएसपी ने पहले उसे लव ट्रैप में फंसाया, शादी का झांसा दिया, उसके बाद उनसे करोड़ों रुपए, करीबन 2 करोड़ रुपए, महंगी गाड़ी, कीमती गहने, ये तमाम चीज़ें ले ली। साथ ही साथ वो तलाक का दबाव डालती रही। सीधा सीधा आरोप है दीपक टंडन का कि उसने अपने भाई के लिए एक होटल खुलवाया जिसमें उसने 25 लाख इन्वेस्ट कराए, हीरे की अंगूठी ली, इसके अलावा महंगी गाड़ियां जो है 70 से 80 लाख की वो उसे गिफ्ट में किया गया, और इसके अलावा वो बार बार ब्लैकमेल करने लगी इसके बाद कि वो तमाम चीज़ें जो है उनकी पत्नी को दिखा देगी। और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया है कि वो उसे शादी का झांसा देती थी और बाद में मुकर गई। तो आपको बता दें, दोनों ही तरफ से ये शिकायत दर्ज की गई। एक तरफ जहां दीपक टंडन ने डीएसपी के खिलाफ ये शिकायत की है, तमाम थानों के अलावा दीपक टंडन ने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्हें भी शिकायत की है, राज्यपाल से शिकायत की है कि डीएसपी के मामले की पूरी जांच की जाए, उसकी संपत्ति की जांच की जाए और जो उसके आरोप है वो तमाम जांच की जाए। वायरल चैट जो है वो पूरी तरह से दिखाया जा रहा है। चैट इस समय स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। दोनों ही अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, अलग अलग जो है वो मंच पर, कोई पॉडकास्ट के माध्यम से इंटरव्यू दे रहा है, कोई किसी वेबसाइट के माध्यम से इंटरव्यू दे रहा है और अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। डीएसपी कल्पना का साफ साफ कहना है कि ये कारोबारी लेन देन था, कहीं लव ट्रैप का मामला नहीं बताया। कल्पना वर्मा का कहना है ये कारोबारी लेन देन था, जो उसने कारोबार में उसके भाई के साथ पैसा लगाया। अब दीपक टंडन जो है वो अपने पैसे का जो दुरुपयोग बता रहा है, असल में वो कारोबार से उसने पैसे कमाए। साथ ही साथ डीएसपी का ये कहना है कि दीपक टंडन के कई अवैध कारोबार है जिसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर उसके पास करोड़ रुपए कहां से आते हैं। ये डीएसपी का कहना है। उसने भी अपना पक्ष पुलिस मुख्यालय में और थाने में शिकायत के माध्यम से रखा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कारोबारी दीपक टंडन के आय के स्रोतों की जांच की जाए, उसके अकाउंट्स की जांच की जाए कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहां से आते हैं। कुछ दिन पहले तक छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला दीपक टंडन आखिर इतना बड़ा होटल कारोबारी कैसे बना, ये कल्पना वर्मा जो कि दंतेवाड़ा में डीएसपी के पद पर पदस्थ है, उसका आरोप है। तो दीपक टंडन का साफ साफ कहना है कि लव ट्रैप में था। उसने अपने जो तमाम स्क्रीनशॉट है अपने मोबाइल के जो व्हाट्सएप में हुए हैं वो तमाम उसने वायरल किए और उसमें बताया है कि किस तरह जो है
उसे अलग अलग जगहों पर बुलाती थी, शादी की बात करती थी, उसके बाद जन्म भर साथ निभाने की बात करती थी, पत्नी को तलाक देने की बात करती थी। ये दीपक टंडन का पक्ष है। अब डीएसपी पर देखिए जिस तरह से आरोप उसने लगाया कि पैसों के लालच में फंसाया, ये उसका साफ साफ कहना है कि कल्पना वर्मा ने उसे कहा कि उसे इससे जो है उसके साथ पैसे लगाने से उसे फायदे होंगे, और साथ ही साथ उसे प्यार मोहब्बत की बातें भी की, जिस तरह से उसने आरोप लगाए हैं। 2 करोड़ कैश देने की बात कही है, एक महंगी गाड़ी जिसकी कीमत 60 से 70 लाख है, इसके अलावा हीरे की अंगूठी, ये तमाम सोने की चेन, कार, ये तमाम चीज़ें उसने कहा कि उसने लव ट्रैप में फंसाकर मुझे ये तमाम चीज़ें ली, और साथ ही साथ अपने भाई का होटल खुलवाने के लिए पार्टनरशिप में, जिसमें दीपक टंडन को पार्टनर बनाने की बात कही, 25 लाख रुपए कैश लिए। ये कल्पना के खिलाफ शिकायत है कि क्या दीपक टंडन जो होटल कारोबारी है, ये तमाम शिकायतें उसने न केवल पुलिस मुख्यालय में, थाने में, बल्कि राज्यपाल को भी ये शिकायत की है। अब देखिए उसके खिलाफ, उसके दीपक टंडन कारोबारी के खिलाफ किस किस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं। कल्पना वर्मा की शिकायत पर कल्पना वर्मा ने अलग अलग थानों में भी ये शिकायत की, और साथ ही साथ अपना पक्ष भी उसने रखा है। कटघोरा न्यायालय से उसके खिलाफ जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट उन तमाम चीज़ों में, कि उसने कहा है कि कोयला कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की। उसने कहा कि मेरे भाई से कोयले कारोबार में उसने जो है, और साथ महेंद्र सिंह जो उसके भाई है, ये तमाम जो है उसमें पार्टनरशिप के नाम पर करोड़ों रुपए उससे लिए गए, और उसके बाद पैसे लौटाने से इनकार किया गया। ये डीएसपी कल्पना वर्मा का आरोप है कि पार्टनरशिप के नाम पर, कारोबार में पैसे लगाने के नाम पर मुनाफे के पैसे लेते रहे, और उसके बाद अब उल्टे उसी पर आरोप लगा रहे हैं, चूंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो कारोबारी नुकसान की बात हुई है। तो ये दोनों ही तरफ के फिलहाल मामले में जो चल रहा है, कानूनी पेच में दोनों फंसे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। पूरे मामले में फिलहाल जांच शुरू नहीं हो पाई है, हालांकि एफआईआर हुई है, लेकिन ना कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर किसी तरह की जांच अभी तक शुरू हुई है। ये भी एक बेहद आश्चर्य की बात है। बात कर लेते हैं एक और रोचक खबर की। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने एक नया और विवादित निर्देश जारी किया है कि अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों पर नजर रखने के साथ ही साथ वहाँ स्कूल के आसपास सांप, बिच्छू जैसे जो भी जहरीले जीव जंतु हैं, उनका भी जो है ख्याल रखना पड़ेगा कि वो स्कूल में ना दिखे, आसपास ना दिखे। डीपीआई ने ये आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, प्राचार्यों को, प्रधान पाठकों को भेजा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है कि प्राचार्य और हेडमास्टर जो हैं न केवल आवारा मवेशी, कुत्ते, बल्कि जहरीले जीव जंतु अगर कोई स्कूल के आसपास हैं तो उनके संरक्षण का काम भी, उनसे बच्चों के संरक्षण का काम भी प्राचार्यों और प्रिंसिपल और हेडमास्टर का काम है, शिक्षकों का काम है। प्राचार्य और हेडमास्टर आदेश से नाराज है। उनका कहना है ये बेतुका है, क्योंकि उनका मुख्य काम शिक्षण करना है, न कि कुत्ते पकड़वाना या जहरीले जंतुओं से निपटना। सांप, बिच्छू जैसे जीवों से शिक्षक खुद खतरे में हम पड़ते हैं, तो कि ये क्या नगर निगम के अलावा अब हमको ये काम करना पड़ेगा। टीचर एसोसिएशन ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा कि शिक्षकों की गरिमा का ध्यान रखा जाए, और साथ ही साथ जब इस समय बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है तो ऐसे अगर आदेश उनको दिए जाएंगे तो क्या बच्चों के इस पे जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम, उस पर क्या असर नहीं पड़ेगा, ये शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं। आदेश में सीधा साफ ये कहा गया है कि स्कूल के आसपास आवारा मवेशी, जीव जंतु, जहरीले जीव, ये तमाम चीज़ों के संरक्षण, इनके जो है इनसे दूर भगाने का काम, बच्चों को इनसे सुरक्षित रखने का काम, ये तमाम काम जो हैं वो शिक्षक करेंगे। प्राचार्य, संस्था प्रमुख, जितने स्कूल प्रमुख है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये तमाम चीज़ें स्कूल के आसपास न दिखें, इसलिए शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि बीन पकड़कर जो है शिक्षक ऐसे आसपास बीन बजाते हुए सांप पकड़ने का आपको दिखते हैं, कि वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय बीन बजाते हुए सांप पकड़ते हुए दिखेंगे, या फिर जो है वो बिच्छू का मंत्र लेकर बिच्छुओं को निपटते हुए दिखेंगे। कितना बढ़िया ये नज़ारा दिखेगा कि बच्चे भी उनके साथ में रहेंगे कि हमारे गुरुजी सांप पकड़ रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा, अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए। इससे पहले कुत्तों को लेकर, जब आवारा कुत्तों को लेकर बात आई थी, तब भी ये शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी किया था कि आवारा कुत्तों का प्रबंधन जो है वो शिक्षकों के लिए है। इसके बाद जब ये मामला पूरा शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस आदेश को वापस किया। लेकिन अब ये नया फरमान बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें ये कहा गया कि न केवल आवारा
मवेशी, आवारा पशु, जिसमें तमाम पशु और कुत्ते भी शामिल हैं, तमाम शामिल हैं। उसके अलावा जहरीले जीव जंतु स्कूल परिसर के आसपास न रहें, बच्चों को कोई नुकसान ना हो, ये तमाम जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है। यानी आप बीन पकड़कर सांप ढूंढें और उस सांप का जो है वो उसका निपटारा करें। वैसे ही आप बिच्छू का मंत्र सीखें और बिच्छुओं से निपटें, या फिर जो है जो भी जहरीले जीव जंतु होते हैं उन तमाम चीज़ों से शिक्षक जो है उनकी रक्षा करें। पढ़ाई लिखाई का काम भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। अगर इस आदेश की मूल भावना पे जाए तो यही है। तो कुछ चित्रों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ट्रेनिंग होगी कि कुत्तों को कैसे जो है वो मैनेज किया जाए, सांपों को कैसे पकड़ा जाए, बिच्छू से कैसे निपटा जाए। ये तमाम ट्रेनिंग जो है अब बीटीआई और बीएड में जो है और डीएड में ये अनिवार्य कर देना चाहिए शिक्षा विभाग को कि न केवल पढ़ाने की ट्रेनिंग हो बल्कि सांप, बिच्छू और कुत्ते पकड़ने की ट्रेनिंग भी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से दिया जाए। इस समय एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर इस समय कि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर एयरपोर्ट पर इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। यहां से सीधे वे मेफेयर रिसोर्ट जाएंगे, जहां से कल वे बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगदलपुर रवाना होंगे। तो इस समय बता दें कि एयरपोर्ट इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीधे चलते हैं अपने सहयोगी हसन के पास। हसन, क्या अपडेट है, जल्दी बताएं। तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप अमित शाह की कारकर्दगी जो है वो देख सकते हैं। अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, उप मुख्यमंत्री और समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, ये रायपुर एयरपोर्ट का गेट नंबर 4 है, जहां से अमित शाह का कारकर्दगी जो है वो निकल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समेत तमाम लोग जो हैं वो रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में आज जो है रात्रि विश्राम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। ये उनका कारकेट आप देख रहे हैं। तस्वीरें एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से जा रही है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये तस्वीरें आप लगातार जो है वो जो है वो दिखाई दे सकती है। ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बस्तर ओलंपिक्स के समापन में शामिल हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक्स इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, ऐसे नक्सली जो हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, मुख्यधारा से जुड़ गए हैं, वो लोग अब जो है बस्तर ओलंपिक्स में खेलों की स्पर्धा में जो है वो हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। तो बस्तर ओलंपिक्स के समापन में जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के लिए दौरे के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज रात्रि विश्राम मेफेयर होटल में करेंगे और कल जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकती है, गृह मंत्री बैठे हुए हैं क्योंकि बाकी गाड़ी निकल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कारकर्दगी जो है वो यहाँ से गुजरा है और आज रात्रि विश्राम उनका होटल मेफेयर में होगा और कल जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। कल का दिन बेहद ही खास होगा बस्तर के लिए क्योंकि बस्तर जिस प्रकार से नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे बस्तर ओलंपिक्स के समापन में, जहां पर जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो इस बार बस्तर ओलंपिक्स में हिस्सा लिए हैं और अलग अलग खेलों की स्पर्धा में दिखाई देंगे। ऐसे लोगों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिलेंगे। साथ ही आने वाले समय में पूरी तरीके से नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी प्लान जो है वो फाइनल प्लान तैयार किया जाएगा। तो बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं इस वक्त और होटल मेफेयर के लिए रवाना हो गए हैं। हसन, एक सवाल यहाँ पर है कि कल उन्हें जो है वो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने जाना है, लेकिन जो 12 बजे तक का जो समय, जैसे कि आपने बताया कि 12:30 बजे वो होटल मेफेयर से निकलकर सीधे जगदलपुर जाएंगे, वहां पर बस्तर ओलंपिक समारोह, लेकिन उसके पहले क्या यहाँ पर कोई राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक बैठक जो है वो संभावित है? देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि आज रात्रि विश्राम उनका यहाँ पर रहना है और रायपुर से उनका जो निकलने का समय अब तक जो मालूम चला उसके मुताबिक 12:30 बजे यहाँ से वो विशेष हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर से यहाँ से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, साथ ही साथ गृह मंत्री विजय शर्मा की उनसे एक औपचारिक मुलाकात जो है वो जरूर हो सकती है। ऐसे में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी जो है वो संभव होटल मेफेयर ये जरूर कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में नक्सलवाद को लेकर के और सरकार को भी 2 साल विजन 2047 को लेकर उनकी चर्चा जो है वो संभवतः औपचारिक रूप से होटल मेफेयर में हो सकती है। तो बिल्कुल हसन, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि न केवल
बस्तर ओलंपिक, बल्कि जिस तरह से ये मौका जिस मौके पर वो आए हैं इसी समय, क्योंकि कल साय सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 11 दिसंबर को विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया था। 13 दिसंबर को उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 2 साल पहले यहाँ पर जो है शपथ ली थी। तो 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो 2 साल जो औपचारिक चर्चा, जैसे कि हसन संभावना जता रहे हैं, एक औपचारिक चर्चा जो है विजय शर्मा डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साथ हो सकती है। उसमें वो 2 साल का अपना जो है वो ब्यौरा दे सकते हैं। साथ ही साथ विजय शर्मा, जिस तरह से विजय शर्मा डिप्टी सीएम, उनके गृह मंत्री भी हैं, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर पूरे देश में देखा जाए ऑपरेशन सेंटर जिसको बस्तर कहा जाता था, वो अब जो है मुक्त होने को लगा है। तो ऐसे में विजय शर्मा की भी महती भूमिका इसमें कही जा सकती है। तो ऐसे में 2 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है कि क्या विजन 2047 जैसे कि हसन बता रहे हैं, जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी जो है विजन है, उसको लेकर क्या तैयारी है, और दूसरी बात जो नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, आखिर उसका अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा है और कितनी सफलता और क्या उसके जो है आंकड़े रहे हैं, इन दोनों चीजों पर भी औपचारिक चर्चा संभावित है। ये हमें हसन हमारे बता रहे हैं, सहयोगी हमारे। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप INS 24/7 के साथ बने रहिए।